हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल CC4 के टॉप 50 MCQ क्वेश्चन। ये ऐसे MCQ क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है आज जो है आपको यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक के टॉप MCQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियोस देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से जो है आपका सारे के सारे क्वेश्चन मैच होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द वीडियो में बने रहें, ठीक है, और वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे MCQ क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। और अगर आ सकता है ना, अगर ये वीडियोस बताया जाएगा, क्वेश्चन बताया जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ, इसका PDF कहाँ मिलेगा, वो चीज़ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रिटेन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बोला जाना कि लिखित संप्रेषण जो होता है ना, लिखित संप्रेषण जो होता है उसको कैसा कम्युनिकेशन कहते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको वर्बल कहते हैं, नॉन वर्बल कहते हैं, कि क्या कहते हैं। तो उसको जो है ना वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। कौन सा कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है रिटन कम्युनिकेशन को, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा हुआ कि टाइप्स ऑफ वर्ड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। बोला जा रहा है ना कि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जो है किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए सिंपल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे सिंपल शब्दों का प्रयोग किया जाता है? आपको कोई पूछ सकता है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना उसके लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए जो है ना साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसा? साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी कैन लर्न और स्पीक एज अ चाइल्ड। लेके बोल रहा है ना कि वैसा कौन सा लैंग्वेज होता है, ऐसा कौन सा भाषा होता है जो बच्चा जो है सबसे पहले सीखता है। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एक बच्चा जो होता है ना सबसे पहले अगर वो सीखता है तो मदर टंग सीखता है। मदर टंग मतलब समझते हैं, मातृभाषा सीखता है, अपने माँ के द्वारा बताए गए वाणी को सीखता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग जिस समाज में रहता है ना, हम लोग खुद जानते हैं, अगर एक बच्चा जन्म लेता है ना तो सबसे पहले अगर वो सीखता है तो क्या ABCD सीख जाएगा तुरंत? नहीं, ठीक है। सबसे पहले वो मम्मी पापा की बातों को बोलना सीखता है, मम्मी पापा ऐसे बोलने के लिए सीखता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? मदर टंग बोला जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है मदर टंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सपीरियंस। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से ऐसा क्या है जो पॉजिटिव फेशियल एक्सपीरियंस दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, कोई भाषण दे रहे हैं, तो भाषण के समय में अगर आप सबसे आई कांटेक्ट बना करके रखेंगे ना, ठीक है, तो आपको जो है ना पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना के रखिएगा ना तो आप कुछ बोलोगे तो लोग ध्यान देगा? नहीं ध्यान देगा। इसलिए जो है हमेशा अगर आप कहीं भाषण देते हैं, कहीं स्पीच देते हैं, तो क्या कीजिए, सब लोगों के साथ में आई कांटेक्ट बना करके ही रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि बाय व्हाट मेथड वी कैन नो दैट व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गोट द मैसेज। देखिए बोल रहा है ना कि ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम लोगों को पता चल सके कि जो रिसीवर है, जिसको जो मैसेज प्राप्त कर रहा है, उसको हमारा मैसेज समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं? तो आप कमेंट करेंगे कि सर हाँ मुझे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को जो मैं बताया वो समझ में आ गया। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं या तो कुछ बताते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बताते हैं, तो उसको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो कैसे समझेंगे आप? तो फीडबैक के सहायता से अगर आप बाद में उसको फीडबैक मांगिएगा ना तो वो फीडबैक आपको देगा कि हाँ मुझे ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीडबैक। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस की वाक्य हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ ग्रुप ऑफ आइडियाज। अ ग्रुप ऑफ आइडियाज को सेंटेंस कहते हैं? नहीं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। या तो कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए बोला जा रहा है ना कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो टेक्निकल वर्ड का प्रयोग जो है ना वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। लिखा हुआ व्हाट कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। बोला जा रहा है ना कि व्हाट कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। फेस से क्या दिखता है। ठीक है, तो फेस से आप क्या किस चीज़ का पहचान सकते हैं। तो एक्सप्रेशन से जो है ना आप पहचान सकते हैं कि उसका फेस का रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। देखिए बोला ना कि संचार के बाधा से, संप्रेषण बाधा से दूर हटने के लिए, बाहर निकलने के लिए किस प्रकार के किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूजिंग आर ट्रांसलेटर। ठीक है, ओवरकम करने के लिए, कम्युनिकेशन बैरियर से बाहर निकलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। देखिए बोल रहा है ना कि इनमें से ऐसा क्या है जो कम्युनिकेशन बैरियर के अंतर्गत में नहीं आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल बैरियर जो है ना वो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, विच टाइप ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन। बोला जा रहा है ना कि गुड, अच्छे कन्वर्सेशन करने के लिए, अच्छे संप्रेषण करने के लिए जो है किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस आपको दिया हुआ, लेकिन आपको टिक आउट किस में करना है? सिंपल शब्दों में। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो सिंपल साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है कि सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कि पत्र भेजना जो है ना किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाता है। पत्र भेजना किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाता है? तो राइटिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल के अंतर्गत इसका तत्व कौन सा नहीं है, इसका तत्व क्या नहीं है? तो चैनल इसका तत्व नहीं है, रिसीवर इसका तत्व नहीं है, कि टाइम इसका तत्व नहीं है। तो टाइम जो है ना इसका तत्व नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। लिखा हुआ द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज। बोला जा रहा है ना कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है, संप्रेषण जो वर्ड है, इसका उत्पत्ति किससे हुआ? कौन सा शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ? ठीक है, तो इसका उत्पत्ति जो है कम्युनिकेयर से हुआ है। कम्युनिकेयर से जो है ना इसका उत्पत्ति हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्हाट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन साइकिल। देखिए बोला जा रहा है ना कि जब कम्युनिकेशन साइकिल के अंतर्गत में जो है मैसेजों का आदान प्रदान होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? मैसेज का आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। लिखा हुआ है कि इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो एक कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। ठीक है, तो हैबिट जो होता है ना, आदत, किसी का आदत जो होता है वो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैबिट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस। देखिए बोल रहा है ना कि अगर आप एक नोटिस लिखते हैं, कोई नोटिस लिख रहे हैं, तो उसका वर्ड लिमिट क्या होता है? वो कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? तो 50 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। क्या नोटिस ज़्यादा लंबा आपको नहीं करना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो नोटिस को शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ नोटिस। देखिए बोल रहा है ना कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक नोटिस का टाइप है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जो एक नोटिस का टाइप है। ठीक है, तो लॉस्ट एंड फाउंड। हाँ, लॉस्ट एंड फाउंड का जो है हम लोग नोटिस लिखते हैं। मतलब कुछ चीज़ खो जाता है ना, उसके लिए हम लोग नोटिस लिखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या दुल्हन ढूंढने के लिए नोटिस लिखते हैं? नहीं। दुल्हन ढूंढने के लिए नोटिस लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए नोटिस लिखा नहीं जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। लिखा हुआ नोटिस इज अ। नोटिस क्या है? नोटिस क्या है? ठीक है, ये टाइप ऑफ लेटर, एक लेटर है, रिपोर्ट है, आर्टिकल है कि नॉन ऑफ दिस? ये ऐसा कुछ नहीं है। नोटिस है ये सब क्या? नहीं, ये लेटर भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं है, आर्टिकल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड, देखिए बोल रहा है कि जो हेडिंग होता है, जो एक नोटिस का जो हेडिंग होता है, सब्जेक्ट होता है, वो कैसा होना चाहिए। नोटिस का सब्जेक्ट और हेडिंग जो है कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और कैची, मतलब ब्रीफ मतलब समझते हैं एकदम छोटा होना चाहिए और एकदम तुरंत ऐसा होना चाहिए ना कि आकर्षित हो जाए लोग उसके प्रति, मतलब देख के समझ में आ जाना चाहिए कि किसके प्रति लिखा गया है, क्यों लिखा गया है नोटिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ नोटिस, कि कोई अगर आप नोटिस लिखते हैं तो नोटिस के ऊपर में क्या लिखना पड़ता है, नोटिस के ऊपर में क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप लोग नोटिस लिखते हैं ना, तो नोटिस के ऊपर में इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं कि किस आप इंस्टीट्यूट से हैं, या तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से आप हैं, कौन सी संस्था से हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखा जाता है ऊपर में। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया कि अगर आप नोटिस लिखते हैं तो नोटिस के ऊपर में क्या लिखते हैं, तो अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो सत्य है। तो देखिए लिखा हुआ है नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर, देखिए बोला है नोटिस जो है दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। नोटिस इज 50 वर्ड्स, नोटिस जो है 50 शब्दों का होता है। नोटिस आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन और वेयर, ठीक है, नोटिस में जो है क्या, कैसे और ये सब का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कि नोटिस जो है इन तीनों में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है। ठीक है, पब्लिसिटी है, सेल्स प्रमोशन है, पेड प्रमोशन, हाँ तो तीनों चीज़ है। ठीक है, इसमें पब्लिसिटी भी होता है, सेल प्रमोशंस भी होता है और पेड प्रमोशन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि व्हेन द होल वर्ल्ड इज कवर्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट देन इट इज कॉल्ड, देखिए बोला ना कि अगर कोई प्रचार के लिए जो है पूरी दुनिया को लिया जाता है, अगर किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए पूरी दुनिया को लिया जाता है ना, तो वैसे एडवर्टाइजमेंट को क्या कहा जाता है, तो वैसे एडवर्टाइजमेंट को जो है ना ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, या तो ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि वैसा प्रचार जो पूरा दुनिया के साथ किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग आर, देखिए बोल रहा है ना कि एडवर्टाइजिंग जो होता है, प्रचार जो होता है, उसका इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। ठीक है, तो अपने सेल को बढ़ाने के लिए, स्टडी डिमांड, डिमांड को बताने के लिए कि क्या डिमांड है मार्केट में, लोअर कॉस्ट, कॉस्ट को मतलब जैसे होता है ना कॉस्ट, कीमत बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। ठीक है, तो हाँ सबके लिए जो है ना ये क्या होता है, ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए लाइफ बॉय साबुन होता था ना, ठीक है, पहले भी आता था, अभी भी आता है। ठीक है, तो उसका प्रचार किया जाता है। तो कोई भी चीज़ होता है ना, जैसे हम लोग सब कुछ देखते हैं दुकानों में, जब हम लोग जाते हैं ना तो हर चीज़ का, कोलगेट का प्रचार किया जाता है, हर चीज़ का प्रचार होता है। तो अगर उनका सेल बढ़ने लगता है, ठीक है, या तो सेल रुक जाता है तो उसका प्रचार किया जाता है, उसका पैसा बढ़ाना रहता है तब प्रचार किया जाता है। तो हर चीज़ के लिए प्रचार किया जाता है ताकि लोग जो है ना उसके प्रति जागरूक हो, उसके बारे में जाने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि विच ऑफ दिस इज नॉट द करेक्ट मोड ऑफ फॉर सेंडिंग लेटर, देखिए बोल रहा है ना कि इसमें से ऐसा क्या है, इसमें से ऐसा क्या है जो एक लेटर भेजने का सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें से ऐसा क्या है जो एक लेटर भेजने का, एक पत्र भेजने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो पत्र को हम लोग बाय पोस्ट भेज सकते हैं, बाय ईमेल भेज सकते हैं, बाय हैंड भेज सकते हैं, लेकिन क्या बस से भेजते हैं, नहीं, बस से भेजा जाता है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, देखिए बोल रहा ना कि अगर आप एक कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे हैं, हाउ डू यू साइन ऑफ योर लेटर, तो आप अपने लेटर में कैसे साइन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, योर ऑबिडियंटली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, योर ऑबिडियंटली, या तो फिर एक बार देख लीजिएगा इसको कि योर सिंसियरली भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर हो जाएगा, तो एक बार देख लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, देखिए बोल रहा है ना कि अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो व्हाट इन्फॉर्मेशन माइट यू नीड, तो किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, तो डेट चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, हाँ ये तीनों जो है ना
फॉर्मल लेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सब सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि सोशल लेटर्स इंक्लूड लेटर्स। देखिए बोल रहा है ना कि सोशल लेटर्स जो होता है ना वो किस लेटर से मिल करके बना होता है। तो सोशल लेटर का मतलब होता है फ्रेंडली लेटर। इनफॉर्मल लेटर होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल लेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो सोशल लेटर के अंतर्गत में जो है फ्रेंडली लेटर भी आते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ लेटर। देखिए बोल रहा ना कि इसमें से ऐसा क्या है जो एक लेटर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें से ऐसा क्या है जो एक लेटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंडली लेटर तो लिखते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, बिजनेस लेटर भी लिखते हैं, एप्लीकेशन भी लिखते हैं, लेकिन क्या म्यूजिकल लेटर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर। देखिए बोल रहा है ना कि इसमें से ऐसा क्या है जो एक लेटर का, एक पत्र का पार्ट नहीं है, एक पत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो डेट जो है पत्र में लिखा जाता है, ग्रेटिंग किया जाता है, लेकिन क्या फोटो फोटो दिया जाता है क्या पत्र में, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है कि द राइटर्स एड्रेस इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ कॉर्नर। देखिए बोल रहा है ना कि जो राइटर्स का एड्रेस होता है, ठीक है, उसको कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ऊपर के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, नहीं। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ऊपर में जो है ना राइट कॉर्नर में इसको लिखा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है तो विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपल। देखिए बोल रहा है ना कि इसमें से ऐसा क्या है जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस लेटर। ठीक है, बिजनेस लेटर में ग्रीटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, डियर नितिन, नहीं, डियर फादर, नहीं। ठीक है, ये सब जो है इनफॉर्मल लेटर में किया जाता है। फॉर्मल में क्या किया जाता है, डियर सर जो है ना यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि विच ऑफ दिस इज नॉट यूज टू इंक्लूड अ बिजनेस लेटर। देखिए बोल रहा है ना कि एक बिजनेस लेटर में जो है ना इसमें से क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता। एक बिजनेस लेटर में इनमें से ऐसा क्या है जो एक मतलब इंक्लूड उसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो योर फेथफुली नहीं लिखते हैं, योर ट्रूली नहीं लिखते हैं, योर सिंसियरली नहीं लिखते हैं, कि विथ काइंड रिगार्ड्स जो है ना नहीं लिखा जाता है। बिजनेस लेटर में लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये जो है वो इनफॉर्मल लेटर में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस लेटर शुड बी कॉन्काइज। देखिए बोल रहा है ना कि बिजनेस लेटर जो होता है ना वो क्या ज़्यादा लंबा होना चाहिए, नहीं। ठीक है, वो एकदम शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या है, मतलब बिजनेस लेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हाँ, तो राइट आंसर ये ट्रू हो जाएगा कि हाँ बिजनेस लेटर जो छोटा होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ लेटर। देखिए बोल रहा है ना कि इसमें से ऐसा क्या है जो एक पत्र का प्रकार नहीं है। ठीक है, या तो पत्र का प्रकार नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्बल का। देखिए बिजनेस लेटर तो होता है, फॉर्मल लेटर भी होता है, पर्सनल लेटर भी होता है, लेकिन वर्बल जो है ना वो कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और इनवर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि विच लेटर इज फॉर्मल टाइप, कि इसमें से ऐसा क्या है जो फॉर्मल लेटर होता है। तो देखिए मदर के पास लिखना फॉर्मल लेटर होता है क्या, नहीं। ठीक है, फ्रेंड के पास लिखना फॉर्मल लेटर है, नहीं। अगर आप एक एडिटर के पास पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है। मीन्स कहा जाता है कि अगर आप कोई सगा संबंधी के पास पत्र लिख रहे हैं ना तो वो कौन सा लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस में लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई प्रतिनिधि के पास पत्र लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, फॉर्मल लेटर हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि विच टाइप ऑफ लेटर इज इनफॉर्मल। देखिए बोल रहा है ना कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पारिवारिक लेटर्स अगर की बात करें, पारिवारिक से संबंधित जो पत्र लिखा जाता है ना उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो क्या पारिवारिक लेटर में हम लोग बिजनेस लेटर लिखते हैं, नहीं। ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, नहीं। एडिटर के पास पत्र लिखते हैं, नहीं। किसके पास लिखेंगे, पेरेंट्स के पास लिख सकते हैं, मतलब अपने फैमिली में किसी के पास भी लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए बात करेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है, योर सिंसियरली इज रिटेन इन विच टाइप ऑफ लेटर। देखिए बोल रहा है ना कि योर सिंसियरली जब हम लोग यूज़ करते हैं लेटर में, तो ये कैसा लेटर में यूज़ करते हैं, ये किस लेटर में यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मल लेटर में यूज़ करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें बताना है। तो योर सिंसियरली जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो कौन सा लेटर में यूज़ करते हैं, फॉर्मल लेटर में यूज़ करते हैं। कौन सा लेटर में, फॉर्मल लेटर में यूज़ किया जाता है योर सिंसियरली, ठीक है। तो कोई पूछेगा फॉर्मल लेटर में क्या यूज़ होता है, तो योर सिंसियरली वगैरह यूज़ होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, कि लेटर राइटिंग जो है कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन क्या है, लेटर राइटिंग जो है ना वो कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको बताया था लेटर राइटिंग जो है 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। कौन सा, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर, और इनफॉर्मल का होता है कि सगे संबंधियों के पास रिलेटिव लेटर। अगर आप रिलेटिव के पास पत्र लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा, और अगर आप कोई प्रतिनिधि के पास पत्र लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल लेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि द फॉर्मल लेटर इज फॉलो सच पैटर्न। देखिए बोल रहा है ना कि फॉर्मल लेटर जो होता है ना वो किस पैटर्न पे निर्भर करता है। फॉर्मल लेटर जब लिखते हैं तो वो कौन सा पैटर्न पे निर्भर करता है, तो क्या रूल्स रेगुलेशन पे फॉलो करता है, ठीक है, कि फॉर्मेलिटी पे फॉलो करता है। तो वो तीनों चीज़ होता है उसमें। अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, ठीक है, तो रूल्स भी होता है, वो रेगुलेशन के हिसाब से भी चलता है और फॉर्मेलिटी के हिसाब से भी चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें आपको डिसिप्लिन भी बना के रखना पड़ेगा, रूल्स भी लिखना पड़ेगा, रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, रेगुलेशन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका पारिवारिक लेटर नहीं है, ये फॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर है, तो इसमें बड़ा सोच समझ के पत्र लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, लिखा हुआ व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब। देखिए बोल रहा है ना कि एक आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल मतलब जानते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ जो लिखते थे ना, ठीक है, ऐसे है ना। तो वही बोला गया है कि व्हाट कैन एन आर्टिकल डिस्क्राइब। एक आर्टिकल जो होता है ना वो क्या डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ का व्याख्या करता है, तो एक इवेंट का, कोई घटना का, कोई एक्सपीरियंस का, ठीक है, किसी के पर्सनल लाइफ का, ठीक है, किसके बारे में, हाँ, तो ये तीनों चीज़ डिस्क्राइब करता है। चाहे वो कोई घटना हो, किसी के लाइफ के बारे में हो, किसी के एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं तो वो किसी के पर्सनल लाइफ है कि नहीं है, हाँ, तो वो भी क्या है, एक आर्टिकल है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल। देखिए बोल रहा है ना कि इनमें से ऐसा क्या है जो एक आर्टिकल का तत्व नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें से ऐसा क्या है जो एक आर्टिकल का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ऑन विच पैरामीटर्स इस आर्टिकल राइटिंग एसिड। देखिए बोल रहा है ना कि ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें से आर्टिकल राइटिंग का नंबरिंग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से, फ्लुएंसी या फॉर्मेट, ये तीनों के हिसाब से जो है ना आर्टिकल राइटिंग एसेस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा हुआ है कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड। देखिए बोला है ना कि अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो एक आर्टिकल का इंड कैसे करते हैं। जैसे आप कोई ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे का इंड कैसे करते हैं, आप अंत कैसे करते हैं। तो कोई ऐसे लिखते हैं ना तो उसका अंत जो है ना निष्कर्ष के साथ करते हैं या तो उपसंहार के साथ करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप अगर ये आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल का अंत कैसे करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल का अंत जो है ना एक सूटेबल कंक्लूजन के साथ किया जाता है, सूटेबल निष्कर्ष के साथ में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। देखिए बोल रहा ना कि एक आर्टिकल जब होता है ना तो आर्टिकल के ऊपर में क्या लिखा जाता है, एक आर्टिकल के ऊपर में क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो हेडिंग्स और टाइटल लिखा जाता है। आर्टिकल के ऊपर में क्या लिखा जाता है, हेडिंग्स और टाइटल। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ के बारे में लिख रहे हैं तो उसका टाइटल लिखिएगा कि नहीं, कि हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, कि ऐसे लिखते चले जाइएगा, नहीं, पहले वहाँ पर लिख लीजिएगा कि स्टूडेंट लाइफ के बारे में हम लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ टाइटल वहाँ पे दे लीजिएगा, ठीक है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ
मार्किंग स्कैम ऑफ आर्टिकल राइटिंग। देखिए बोल रहा है ना कि इसमें से ऐसा क्या है, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल राइटिंग में मार्क्स देते हैं, आर्टिकल राइटिंग का मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से, हाँ तीनों के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मार्क्स दिया जाता है किसमें, आर्टिकल राइटिंग में। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि एन आर्टिकल शुड बी रिटेन इन, बोला जा रहा है ना कि एक आर्टिकल जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाना चाहिए, छोटा लिखा जाना चाहिए, बड़ा लिखा जाना चाहिए, कैसा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो जब एक आर्टिकल लिखा जाता है ना तो वह कैसा लिखा जाना चाहिए, क्लियर पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए, मतलब एकदम साफ साफ लगे कि यहाँ कुछ लिखा गया है। ठीक है, वैसे वहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल कैसा होना चाहिए, एकदम शुद्ध शुद्ध होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए एक आर्टिकल। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि वन शुड राइटिंग एन आर्टिकल बिफोर, वन शुड राइटिंग आर्टिकल बिफोर। इसमें कहा गया है ना कि अगर आप एक लेटर लिखते हैं, अगर आप एक लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखने से पहले क्या करना चाहिए, लेटर लिखने से मतलब आर्टिकल लिखने से पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल लिखने से पहले जो है ना उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं तो आपको महात्मा गांधी के बारे में पूरा जानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनको क्या क्या उपाधि प्राप्त है। ठीक है, हर चीज़ जानेंगे तब तो लिखेंगे ना। तो वही पूछा गया है कि अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसके पहले आपको किस का जानकारी होना चाहिए, तो उसके पहले जो है ना आपको वो टॉपिक के बारे में रिसर्च करना चाहिए, तभी आप उसके बारे में बढ़िया से लिख पाइएगा या तो बोल पाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि आर्टिकल इज आर्टिकल जो है ना वो क्या होता है, आर्टिकल जो है वो क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, एक्सक्रेशन ऑफ लाइज। ठीक है, कि ऑल ऑफ दिस क्या होता है, तो लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है। क्या होता है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है एक आर्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन जो है, ये टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे, टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए गाइस, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि एग्जाम के समय में ना, अभी नहीं एग्जाम के समय में मैं सारा पीडीएफ जो हूँ वहीं पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन इसका देखना होगा, ठीक है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।